हाँ जी, तो आज हमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का आगे का पार्ट पढ़ना है। आप जानते हैं पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कैसे तोड़ते हैं, और ये 10 स्टेप का प्रोसेस जिसको हमने ग्लाइकोलिसिस बोला था, वो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ये पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो इसके साथ क्या होता है। आप जानते हैं अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में इस पायरुविक एसिड का इस्तेमाल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी निकलेगा और एनर्जी बनेगी। एनर्जी से हमारा मतलब क्या है? हमारा मतलब है एटीपी। तो जरा ध्यान दीजिएगा इधर, आज हमें पायरुविक एसिड का इस्तेमाल पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे, लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, जिसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन भी बोलते हैं। चलिए जी, तो ये हमने पायरुविक एसिड बना लिया था जिसके 2 मॉलिक्यूल बने थे और ये 3 कार्बन का था। ये काम हुआ था साइटोप्लाज्म में। ये काम साइटोप्लाज्म में हुआ था क्योंकि दुनिया के हर सेल में ग्लाइकोलिसिस होनी है, इसलिए साइटोप्लाज्म में इसकी लोकेशन रखी है नेचर ने। अब ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। अब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा, जिसे आप पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। बचपन से आपने सुना होगा उसके बारे में। चलिए जी, तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ये पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में जाता है तो इस पायरुविक एसिड से हमें चलानी है क्रैब साइकिल। लेकिन इस क्रैब साइकिल में एंटर करने से पहले इस पायरुविक एसिड का एक रिएक्शन और होता है, और क्योंकि वो रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल को जोड़ता है, इसलिए उस रिएक्शन को हमने बोल दिया लिंक रिएक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस लिंक रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ध्यान से इधर ध्यान दीजिए। पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में गया, पायरुविक एसिड मैट्रिक्स में गया और हमें इस लिंक रिएक्शन में कुछ चीजें और देनी पड़ती हैं, जैसे कि कोएंजाइम NAD+, और इस लिंक रिएक्शन में एक एंजाइम आता है जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और एक आयन हमें इसमें चाहिए जिसका नाम है मैग्नीशियम। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड, कोएंजाइम, NAD+ ये रिएक्टेंट की तरह काम करेंगे और हमें मिल जाएगा एसिटाइल CoA NADH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अभी आपने लिंक रिएक्शन सुन तो लिया, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आया कि यहां पे हुआ क्या है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस में बना था, इसको हमने लिंक रिएक्शन में डाला और लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ। इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ और NAD+ से बन गया NADH, यानी कि इस लिंक रिएक्शन में हमें NAD+ से NADH मिला और इसके साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इस पायरुविक एसिड का एक कार्बन निकल चुका। याद है ना हमें क्या करना था कार्बोहाइड्रेट के साथ? हमें धीरे धीरे कार्बन के बॉन्ड तोड़ने थे जिससे कार्बन निकलता जाए और एनर्जी बनती जाए। तो ये NADH एनर्जी की ही एक फॉर्म है। आप जानते हैं एक NADH आगे जाके हमें 3 ATP देता है। तो यहां पर हमने लिंक रिएक्शन में एक NADH बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और ये पायरुविक एसिड बचा है अब एसिटाइल CoA 2 कार्बन का। ये 3 कार्बन का था जिसमें से एक कार्बन निकल चुका है और अब ये बचा है 2 कार्बन का एसिटाइल CoA। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिंक रिएक्शन में मेन काम क्या हुआ है? मेन काम हुआ है एक NADH मिला है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है
और पायरुविक एसिड बन चुका है एसिटाइल को ए। पायरुविक एसिड बन चुका है एसिटाइल को ए। इस लिंक रिएक्शन में एक प्रोसेस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकली जिसे हमने बोला डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि हमें NaDH मिला है, तो हमने बोला ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। अब इस लफ्ज को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी किसी स्टेप में NaDH निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो मैं बोलूंगा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। या जब भी मैं बोलूं कि इस स्टेप में ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, तब आप फौरन समझ जाएंगे कि हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, निकलेगी और एक NaDH मिलेगा। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन का निकलना, एक कार्बन का बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन निकल जाएगा। और ऑक्सीडेशन हुआ यानी कि यहां पे रिडक्शन हो गया, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो जब भी मैं बोलूं ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और एक NaDH मिल गया, यही लिंक रिएक्शन में हुआ है। इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा अपने। पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस से आया, कोएंजाइम लिंक रिएक्शन में एंटर हुआ और NAD+ हमें देना पड़ा। ये तीन चीजें दी। एक एंजाइम लगा जिसका नाम था पायरुविक डिहाइड्रोजनेज, एक आयन लगा मैग्नीशियम का, और ये सारी चीजें मिलने के बाद रिएक्शन हुआ जिसका प्रोडक्ट ये सब थे। एसिटाइल कोए 2 कार्बन का, NaDH और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एसिटाइल को ए एंटर करेगा क्रैब्स साइकिल में। ये एसिटाइल कोए 2 कार्बन का एसिटाइल कोए एंटर करेगा क्रैब्स साइकिल में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। कहां हुआ है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन, जिसमें हमने 3 कार्बन के पायरुविक एसिड से 1 कार्बन निकाल दिया है और एनर्जी की एक फॉर्म बना ली है जिसका नाम है NaDH, जो आगे जाके हमें 1 नहीं 3 ATP देगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्रैब्स साइकिल। ये क्रैब्स साइकिल बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां क्या हो रहा है, कौन सी चीज एंटर करी है, कौन सी चीज निकली है। आप बस थोड़ा सा ध्यान यहां पे दीजिएगा और क्रैब्स साइकिल बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मैट्रिक्स में चल रहा है ये काम। हमने लिंक रिएक्शन में एसिटाइल को ए बना लिया है जो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। और मैट्रिक्स में एक कंपाउंड है हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके बारे में आपने C4 पाथवे में भी पढ़ा था। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल को ए को एक्सेप्ट करेगा और क्रैब्स साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। ये 2 कार्बन, ये 4 कार्बन, जाहिर सी बात है मिलकर बन गए 6 कार्बन और ये कंपाउंड बना सिट्रिक एसिड। इसलिए इस साइकिल का एक नाम और है सिट्रिक एसिड साइकिल, और इसी क्रैब्स साइकिल का एक नाम और है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये तीनों नाम एक ही चीज के हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है? एसिटाइल को ए जो हमने लिंक रिएक्शन में बनाया था वो ऑक्सैलो एसिटिक के एसिड के पास गया और मिलकर 6 कार्बन बन गए सिट्रिक एसिड। एनसीईआरटी अपने सामने रखिएगा और एनसीईआरटी में एक क्रैब्स साइकिल आपको दिखेगी। अब इस सिट्रिक एसिड की आइसोमराइजेशन होगी और ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट। ये हिस्सा आपको साइकिल में नहीं दिखेगा मगर एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है, उसे ध्यान से देखिएगा। सिट्रिक एसिड बना आइसोसिट्रेट और आइसोसिट्रेट से ये बन गया अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अभी जो मैंने बताया था लिंक रिएक्शन में, मैं फिर से वही लफ्ज दोहरा रहा हूं। इस स्टेप में आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो बनने में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यानी कि आप समझ गए कि यहां पर हमें NaDH मिला होगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई होगी।
अब जब आइसोसिट्रेट जो कि 6 कार्बन का था उसमें से एक कार्बन निकल गई तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, परेशानी की बात है। आइसोसिट्रेट जब इसमें से एक कार्बन निकल गई तो अब जाहिर सी बात है कितने कार्बन बचे होंगे, 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बचा होगा। अब ध्यान से सुनिए, इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बन गया सक्सिनाइल को ए, सक्सिनाइल को ए। और मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं, इस स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, यानी कि फिर से एक NaDH मिला हमें और एक निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब जाहिर सी बात है 5 कार्बन का अल्फा कीटो जिसमें से एक कार्बन निकल गया तो ये कितने कार्बन का बचा, 4 कार्बन का सक्सिनाइल को ए। अब इधर ध्यान देने की जरूरत है, इधर ध्यान देने की जरूरत है। सक्सिनाइल को ए, अब इस सक्सिनाइल को ए पे से हम को एंजाइम को हटा लेंगे। ये को एंजाइम इस कैप की तरह है, जैसे हम इस को एंजाइम को हटाते हैं यानी कि ये सक्सिनिक एसिड बनेगा, ये सक्सिनिक एसिड बनेगा, तो यहां पर हमें GDP से GTP मिल जाएगा। ये ATP की ही एक फॉर्म है, इसे ATP ही मान लीजिएगा। इसलिए इस स्टेप में हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब यहां से एक नई बात शुरू होगी जिन बच्चों को नहीं पता, ATP के बनने को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और जब वो फॉस्फोराइलेशन हमने लाइट की मदद से कराया था तो हमने बोला था फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जब वो ATP बनता है किसी स्टेप में, कोई एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, किसी स्टेप में वो बने तो हम उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब लाइट की मदद से ATP बने तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब इस स्टेप पे बने तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये GTP भी ATP का ही काम करेगा। अब यहां पर 4 कार्बन चल रहे हैं, यानी कि जो 2 कार्बन इस साइकिल में एंटर हुए थे वो हम फिक्स कर चुके हैं। एक कार्बन यहां निकल गई और एक कार्बन निकल चुकी है यहां पर। अब अगर हमने इसमें से और कार्बन निकाल दिए तो जो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करने वाला है वो खत्म हो जाएगा। ये साइकिल तो मुस्तकिल चलानी है हमें, इसलिए इस 4 कार्बन को अब हम 4 ही रहने देंगे और सक्सिनिक एसिड से बना देंगे मैलिक एसिड। और इस स्टेप पे भी हमें एनर्जी की एक फॉर्म मिलेगी FADH2। ये एक नई चीज आपके सामने आ गई। एक आपने एनर्जी की फॉर्म पढ़ी है NaDH, जो आगे जाके हमें 3 ATP देगा। ये FADH2 आगे जाके, आगे कहां जाके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके ये FADH2 हमें 2 ATP देगा। और अब इस मैलिक एसिड से हम दोबारा बना देंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जिन बच्चों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था उनको पता है कि जब हम मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाते हैं तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा, एक NaDH। इस बार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली, इसलिए हम इसे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं बोलेंगे, सिर्फ हमें NaDH मिला है। अब इस साइकिल को बहुत ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ। 2 कार्बन का एसिटाइल कोए एंटर हुआ क्रेब्स साइकिल में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने उसे एक्सेप्ट किया और वो बन गया 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड। उस सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रेट बनाया और फिर करा दी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि एक NaDH निकाल दिया और एक निकाल दी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसी 5 कार्बन के अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में करा दी दोबारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि एक NaDH और एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल गई। और उसके बाद सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बना और GTP मिला, इसे ATP ही समझ लीजिए। और सक्सिनिक एसिड से फिर मैलिक एसिड बना, FADH2 मिला, और मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मिला बना तो हमें NaDH मिल गया। यानी कि अगर हम क्रेब्स साइकिल का हिसाब लगाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम क्रेब्स साइकिल का हिसाब लगाएं तो इस क्रेब्स साइकिल में हमें 3 NaDH मिलते हैं, एक FADH2 मिलता है
और एक मिलता है GTP। तो अगर आपसे कोई पूछे क्रैब्स साइकिल में, सिर्फ क्रैब्स साइकिल में आपको कितने ATP मिल सकते हैं, तो आप जानते हैं ये NADH आगे जाके हमें 3 ATP देगा, एक NADH, तो 3 NADH हमें आगे जाके 9 ATP देंगे। एक FADH2 हमें आगे जाके 2 ATP देगा, और एक GTP तो है ही ATP, इसे मान लीजिए। तो टोटल हमें 12 ATP मिले हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा अपने, सिर्फ एक क्रैब साइकिल से जिसमें हमने 2 कार्बन के एसिटाइल को एंटर कराया था और उन दोनों कार्बन को फिक्स कर दिया था, उसमें हमें 12 ATP मिले हैं, 12 ATP। अब एक टॉपिक आपको मिलेगा आगे जाके जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट यानी कि एक ग्लूकोज को अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करें तो हमें टोटल कितने ATP मिलेंगे। क्रैब साइकिल से 12 मिल रहे हैं। अब वो बैलेंस शीट देखिए, एक ग्लूकोज C6H12O6, एक ग्लूकोज से हमें टोटल कितने ATP मिल सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, अब उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमें 8 ATP मिले थे ग्लाइकोलिसिस में, 8 ATP, 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल और 2 NADH मिले थे जिनको ग्लाइकोलिसिस याद है अभी तक, और ये 6 ATP बनाते हैं, तो ये टोटल 8 हो गए थे। उसके बाद इस एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड मिले हैं और एक पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में, मैं क्रैब साइकिल की बात नहीं कर रहा, लिंक रिएक्शन में एक पायरुविक एसिड से एक NADH मिलता है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH मिलेंगे और 2 NADH से 6 ATP मिलेंगे। यानी कि सिर्फ लिंक रिएक्शन में हमें 6 ATP मिल गए। 2 पायरुविक एसिड बने और 2 पायरुविक एसिड से 2 लिंक रिएक्शन हुए। उसके बाद अगर हम इस ग्लूकोज को आगे क्रैब साइकिल में देखें तो वही बात होगी जो लिंक रिएक्शन में हुई थी। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड से 2 क्रैब साइकिल चलेंगी और एक क्रैब साइकिल में एसिटाइल कोई बन जाता लिंक रिएक्शन से, 12 ATP मिलते हैं। तो 2 क्रैब साइकिल से 24 ATP मिलेंगे, यानी कि क्रैब साइकिल 24 ATP, यानी कि एक ग्लूकोज से हमें टोटल 38 ATP मिल गए। एक ग्लूकोज से हमें टोटल 38 ATP मिल गए एरोबिक रेस्पिरेशन में। इस बैलेंस्ड शीट को याद रखिएगा, नीट में यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपसे और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इनको दिमाग में बिठा लीजिए। ग्लाइकोलिसिस से 8 ATP, 2 ATP 2 NADH, टोटल 8 ATP। लिंक रिएक्शन से 6 ATP कैसे मिले हमें? क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 लिंक रिएक्शन हो सकती हैं। और क्रैब साइकिल से 24 ATP, एक क्रैब साइकिल से 12 ATP मिलते हैं और एक ग्लूकोज से 2 क्रैब साइकिल चलती हैं, इसलिए 24 ATP और ये टोटल होगा 38 ATP। ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लीजिए बहुत अच्छे से। और अब इसके बाद वो जो हम बहुत देर से बात कर रहे थे कि हमें NADH आगे जाके 3 ATP देगा, FADH2 हमें आगे जाके 2 ATP देगा। तो अब हम वो देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से ये NADH हमें ATP प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से ये FADH2 हमें ATP प्रोवाइड कराता है।
और ये एक सिस्टम में काम करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका दूसरा नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन जानते हैं आप एटीपी के बनने को कहते हैं। अब वो एटीपी अगर लाइट की मदद से बने तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, अगर किसी रिएक्शन में बने किसी चीज को बदलते हुए तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन एसएलपी, और अगर वो ऑक्सीजन की मदद से बने तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और अब ईटीएस में ही आप देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत जो पड़ती है वो कहां पड़ती है। अभी तक आपने देखा है ना तो लिंक रिएक्शन में, ना क्रेब्स साइकिल में, और ना ही ग्लाइकोलिसिस में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। तो अब इस ईटीएस को पढ़ने के लिए आपको वो ऑर्गेनल याद करना पड़ेगा जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं ये मैट्रिक्स है, और इन दो मेम्ब्रेन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच के हिस्से को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो ईटीएस है वो इस जगह पर होगा, इस जगह पर, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और मैट्रिक्स ये थोड़ा सा, मैं इस हिस्से को जूम करूंगा अब यहां पर जो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, ये हिस्सा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस तरफ, ईटीएस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन में थोड़ी थिक बना रहा हूं, और यहां पर है ये मैट्रिक्स। बेटा ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स लगे हुए, इलेक्ट्रॉन कैरियर के कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स क्या? कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम है, आप इसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बोलेंगे, और इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट के बाद आता है यहां पर कॉम्प्लेक्स थर्ड। फर्स्ट के बाद थर्ड कैसे आ गया? कोई पूछे तो कहना हमारे यहां ऐसे ही होता है अभी समझ में आएगा ये फर्स्ट के बाद थर्ड क्यों आ गया। और इस थर्ड कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम BC1। उस थर्ड कॉम्प्लेक्स के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद फोर्थ कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद यहां पर है फिफ्थ कॉम्प्लेक्स। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स, इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स को आप पहले से जानते हैं, आपने इसके बारे में सुना होगा। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में भी ऐसी ही एक मशीन लगी हुई थी। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है ATP सिंथेज, जिसके दो पार्ट हैं, एक मेम्ब्रेन में गड़ा हुआ और एक बाहर की तरफ। ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखिएगा जिसमें इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे FeS है, FMN है, इसके अंदर साइटोक्रोम है, इसके अंदर FeS है। तो ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर इनके अंदर हैं। इन सब के नाम याद बाद में कर लीजिएगा, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि कैसे NADH और कैसे FADH2 हमें ATP बनाते हैं आगे जाके इनसे हम ऑक्सीजन की मदद से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स NADH से बना देगा NAD+, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा इससे, और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इलेक्ट्रॉन इनमें कैरी होगा
और फिर इस इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के बाद जाना है कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। ये इलेक्ट्रॉन जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गया है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड में, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मूव नहीं कर सकते मेम्ब्रेन के अंदर। इसलिए यहां भी जैसे वहां मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कराने के लिए थाइलाकॉइड के अंदर मजदूर लगे हुए थे, ऐसे ही यहां पर कुछ मजदूर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं, और उसका नाम है यूबिक्विनॉन। यहां से एक बात और सिद्ध हुई, वो जो 8th चैप्टर में लिखा हुआ है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये यूबिक्विनॉन भी लेटरली मूव करेगा इस मेम्ब्रेन के अंदर। यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा यूबिक्विनॉल। ध्यान रखिएगा, यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा यूबिक्विनॉल, और फिर इलेक्ट्रॉन देकर कॉम्प्लेक्स थर्ड को दोबारा बन जाएगा यूबिक्विनॉन। इसका काम यही है, यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, यूबिक्विनॉल बन जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन दे के दोबारा यूबिक्विनॉन बनकर इलेक्ट्रॉन लेने चला जाता है। अब ये कॉम्प्लेक्स थर्ड इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, सेकंड को नहीं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, और इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए भी यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मेम्ब्रेन के अंदर है, मैं बाहर दिखा रहा हूं, ये मेम्ब्रेन के अंदर ही है, जिसका नाम है साइटोक्रोम बी सी, साइटोक्रोम बी। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे देगा। अब आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या करेगा। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ ये इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगी, यहां से हाइड्रोजन उठाएगी और बना देगी पानी H2O। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया और पानी बना दिया। ऑक्सीजन की जरूरत पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हुई है। आप नेचर देखिए किस तरीके से काम करता है। वो पानी जो हमने तोड़ा था प्लांट्स के अंदर और उससे तोड़कर हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन करी थी, वो इलेक्ट्रॉन घूम फिरकर दोबारा किसके पास चला गया, पानी के पास, सेलुलर रेस्पिरेशन में। खैर, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर पानी बनाएगी। अब आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन जो हमने घुमाए हैं, इसे घुमाने का फायदा क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास गया, फिर थर्ड के पास गया, फोर्थ के पास गया और पानी बन गया। लेकिन हमारा मकसद तो पानी बनाना नहीं था, हमारा मकसद था NADH से 3 ATP बनाना और FADH2 से 2 ATP बनाना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, ये असल में इलेक्ट्रॉन कैरी करते हुए हाइड्रोजन को, H+ आयन को मैट्रिक्स से उठाकर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर कैरी होता है, घूमता है, वैसे वैसे H+ मैट्रिक्स से उठकर इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। इससे होता क्या है, इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है। मैट्रिक्स में H+ कम, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ ज्यादा। और जब यहां पर H+ बहुत ज्यादा हो जाएंगे और यहां पर H+ बहुत कम हो जाएंगे, तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, वो मशीन जिसका नाम है ATP सिंथेज। H+ आयन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत ज्यादा, मैट्रिक्स में बहुत कम, तो वो भागेंगे कॉम्प्लेक्स फिफ्थ से, H+ गुजरेंगे ATP सिंथेज से। और इस मशीन को आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, इस मशीन में जैसे ही H+ गुजरते हैं, इसका फ्यूल है H+, जैसे ही H+ इससे गुजरेंगे तो इसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज आएगा और ये बना देगा ATP। ये मशीन बना देगी ATP, किससे, ADP से। इस पे फॉस्फेट जोड़ेगी और बना देगी ATP। तो यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन कैरी हुए, और इलेक्ट्रॉन कैरी करते वक्त H+ इनर मैट्रिक्स से उठाए और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल दिए। इससे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना और फिर वो H+ भागे ATP सिंथेज से और ATP बन गया। अब एक चीज हमारी रह गई अभी
कि जो कॉम्प्लेक्स सेकंड था इसका काम क्या था, आप कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेकंड FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेता है और सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेकर सेकंड देता है वापस थर्ड को, और थर्ड तक पहुंचाने के लिए भी वही इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यूबिक्यूनॉन इलेक्ट्रॉन लेगा, यूबिक्यूनॉल बनेगा और फिर वापस इलेक्ट्रॉन देकर यूबिक्यूनॉन बन जाएगा। यानी कि अब ध्यान से सुनिए हुआ क्या, कॉम्प्लेक्स थर्ड का काम है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से NADH के इलेक्ट्रॉन लेना और कॉम्प्लेक्स सेकंड से FADH2 से लिए हुए इलेक्ट्रॉन लेना और फिर उन दोनों के इलेक्ट्रॉन लेकर दे देना कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, और ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ इलेक्ट्रॉन लेकर दे देगा ऑक्सीजन को, इससे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और इस भागदौड़ में इलेक्ट्रॉन को आगे पीछे करने में, कॉम्प्लेक्स को देने में H+ मैट्रिक्स से उठेंगे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूटेगा, ATP सिंथेस से H+ गुजरेंगे और हमारे पास बन जाएगा ATP। ये NADH इतने H+ मूव करवा देता है कि हमें 3 ATP मिल जाएं। एक ATP को बनाने के लिए 2 H+ मूव करवाने पड़ते हैं। ये NADH इतने H+ मूव करवा देता है कि 3 ATP बन जाएं और ये FADH2 2 ATP के लायक H+ की कंसंट्रेशन बनवा देता है। तो एक NADH हमें आगे जाके 3 ATP देता है और एक FADH2 हमें आगे जाके 2 ATP देता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, वरना आप परेशान रहेंगे, समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या है इसमें। तो इसी के साथ हमारा ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये पूरा हुआ। और एक बात को ध्यान रखिएगा, इस ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ी तो आखिर में है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास नहीं आएगा, तो ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन नहीं हुई, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे और NADH NAD+ नहीं बनेगा, FADH2 इस्तेमाल नहीं होगा, FAD+ नहीं बनेगा। इसलिए ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेन काम कर रही है। इसी के साथ आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन खत्म हुआ।